नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। सर, शिया समुदाय के लोग पहले तो छाती पीट रहे थे खमेनी के लिए, और अभी 2-3 दिन में हमने देखा कि तस्वीरें सामने आई जहां पर वो ज्वेलरी, बर्तन, भांडे, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें ईरान के लोगों की मदद के लिए भेजना है। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिससे पता चल रहा है कि ये फर्जी तरीके से इकट्ठा किया जा रहा था पैसा, और ईरान को नहीं जा रहा था, कहीं और जा रहा था। हाँ, कुछ लोगों के नाम आए हैं जो इसमें इनमें से एक ईरान में बैठा हुआ है और यहाँ से पैसा जो है वो फनल किया जा रहा है। अब ये आम लोगों को अपील करते हैं क्राउड फंडिंग के लिए, और कोई अपने गहने दे रही है, कोई लेडी, कोई पैसे दे रहे हैं, अपनी सेविंग से दे रहे हैं। लेकिन ये पैसा जो है इसका प्रॉपर तरीका होता है। अगर आपने ह्यूमैनिटेरियन एड भी करनी हो, जैसे भारत सरकार ने की, दवाइयाँ भेजी, जो लोग जंग में फंसे हुए हैं, जख्मी होते हैं, उसका एक तरीका होता है, वो सरकार के थ्रू ही जाता है। आप इंडिविजुअली इस तरह नहीं भेज, बिकॉज ये पैसा कौन इसको साइफन ऑफ कर रहा है, कौन इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये पहले भी हुआ है, आज आज कोई पहली बार नहीं हुआ। पहले भी इस तरह का क्राउड फंडिंग करके लोगों का पैसा जो है वो मिस यूज किया जाता है। कल को व्हाट इज द गारंटी ये टेररिज्म के लिए नहीं जाएगा। तो ये ऐसा, इसका तरीका वही होता है। वो भारत सरकार के चैनल से उसमें ये मेंशन किया जा सकता है कि क्राउड फंडिंग से कश्मीर के लोगों ने या भारत के दूसरे हिस्सों से लोगों ने किया है। उसका प्रॉपर तरीका तो वही होता है, और वो एक ऑफिशियल चैनल होती है जिसके थ्रू ये पैसा जाना चाहिए। आप जैसे आप कश्मीर में हैं तो आप वहाँ के डिविजनल कमिश्नर के सामने डिपॉजिट करिए, उनको अपील करिए कि ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू भारत सरकार से ये पैसा भेजा जाए। लेकिन ये वो तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। और इसमें मैं तो कहूँगा जे.एंड.के पुलिस के अलावा इन्वेस्टिगेशन में जुड़ना चाहिए एनआईए को और इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स का रोल ये होता है कि ये पैसा देने वाले कौन है, क्या वो जेन्युइन पैसा है या गलत किस्म का पैसा है, ये भी एस्पेक्ट देखना जरूरी है। और क्या उन्होंने, जिन लोगों ने ये डोनेशंस दी हैं, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्नी हैं, उन्होंने पैसे, उन्होंने ये इस देश का जो इनकम टैक्स का सिस्टम है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। और एनआईए को देखना चाहिए एस्पेक्ट कि क्या ये पैसा कहीं टेररिज्म के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और कौन इसको ले रहा है, किस दर कैसे भेज रहे हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे पैसा, आपको पता है, आप यहाँ से जहाज से जाएं तो आप एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो आपको अलाउ किया जाता है। यू कैनॉट टेक द मनी इन लैक्स एंड करोड्स टू फॉरेन कंट्री, इट इज नॉट अलाउड ना। आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको हवाला माना जाता है। और दूसरा तरीका, अगर आप किसी बैंक में या अकाउंट में डालें तो उसको भी चेक किया जाता है। आपको पता है ना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मॉनिटर होती हैं। तो ये जरूरी है कि देश की एजेंसीज के थ्रू जाए, और ये पैसा मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशंस जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या एनआईए हो, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जी सर, क्योंकि जैसे घर घर जाकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जेवरात इकट्ठा कर रहे थे, बच्चों के गुल्लक से पैसे ले रहे थे, ये भी बातें सामने आई, तस्वीरें दिखाई गई कि देखिए कितने आहत है यहाँ के शिया समुदाय के लोग। तो सर, जम्मू कश्मीर पुलिस को कहीं ना कहीं तो भनक लगी होगी ना कि करोड़ों रुपए, जो 600 करोड़ बताए जा रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं वो, जैसे आपने भी कहा, कोई ऐसे आतंकवादी जो अभी भी घाटी के अंदर हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे, उन तक पहुंचाया जा रहा हो। क्योंकि आजकल बाहर से तो पैसा आ नहीं पा रहा है ना, इनके कितने सारे एनजीओ तो बंद करवा दिए मोदी सरकार ने। देखिए, मोदी सरकार ने जो एफआरसीए लाया है उसमें आपने देखा किस तरह से टाइट किया गया है। जो डोनेशंस आती थी, जितने भी एनजीओज थे हजारों की तादाद में, तो वो अब बाहर से डोनेशंस तो आती नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, अगर आपको याद होगा, एक बार राणा अयूब ने भी इस तरह का स्कैम किया था और करोड़ों रुपया इकट्ठा किया क्राउड फंडिंग, और जा घूमती वो फॉरेन कंट्रीज में होती है, कभी यूएसए में और कहीं यूरोप में। तो इस तरह के पैसा जो है वो, उसका एक तरीका होता है। यू कैनॉट हाउ सच ह्यूज अमाउंट्स,
वो मिसयूज भी हो सकते हैं और वो आपके देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और कई लोगों को तो ठगी भी हो जाती है। कई लोग अपनी सेविंग से दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं। बाकी ये जो ये तरीका है, प्रॉपर तरीका है, वो इनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन एड जो भारत की तरफ से गई है, उसमें आप योगदान देना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को जो जख्मी हुए हैं, वहाँ बम्बार्डमेंट हुई है, वहाँ नेचुरली कोई भी वार हो अंजू जी, उसमें बहुत सारे लोग फँस जाते हैं, इनोसेंट लोग जिनको किसी भी वार से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उनके लिए भारत सरकार ने हमारी अपनी पॉलिसी है, हमने भी यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। हालाँकि हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। भारत आपने देखा ईरान ने 5 देशों को अलाउ किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अलाउ किया है, जहाँ से उनके वेसल्स आ सकते हैं, शिप आ सकते हैं। उसमें भारत भी एक है, अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड रशिया। तो हमारे रिश्ते कोई बहुत खराब नहीं है। हाँ, ख़ामेनी जो थे वो बीच-बीच में एंटी इंडिया और कश्मीर के मुद्दे पे या जो मुंबई अटैक हुआ या इस तरह के बड़े-बड़े हमले भारत पे पार्लियामेंट अटैक हुआ, उस वक़्त वो पाकिस्तान को कंडेम नहीं करते थे और भारत का साथ नहीं देते थे। ये बात सही है, सभी जानते हैं और वो ऑन रिकॉर्ड है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे वहाँ के लोगों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत सदियों के हैं, आज के नहीं हैं। जी। और इज़राइल तो हमारा वेल विशर है ही, आप जानती हैं। जब भी क्राइसिस होता है, इज़राइल आपके साथ खड़ा होता है। तो हमने बहुत प्रॉपरली हमारी सरकार ने न्यूट्रैलिटी मेंटेन की है और हम जहाँ ज़रूरत पड़ती है, भारत सबसे पहला देश होता है मदद पहुँचाने में। लेकिन क्राउड फंडिंग का एक तरीका होता है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जी। सर क्राउड फंडिंग तो ये कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो जो सांसद है रशीद इंजीनियर या इंजीनियर रशीद, वो क्या कर रहा है? वो तो संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहा है कि मैं 1 महीने की अपनी तनख्वाह जो है सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो ईरान को डोनेट की जाए। तो आप सोचिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। वो तो खुद टेरर फंडिंग में फंसा हुआ है, तभी तो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। और वो अब इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो भी तो अपने इलाके में साउथ कश्मीर में यही सब कर रहा होगा ना कि पैसा इकट्ठा करो। देखो अंजू जी, ऐसा है, जो आदमी एक पंचायत का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो असेंबली का मेंबर बना और उसके ये जो तमाशे हैं, मैंने एज डीजीपी पूरे जम्मू कश्मीर असेंबली में देखे हैं, किस तरह से वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स खेलता है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता था असेंबली के अंदर। तो ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है जो मेंबर पार्लियामेंट है, और उसको जिताने में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम में से कुछ लोग जिन्होंने उसकी मदद की, और इसलिए कि आप उमर अब्दुल्ला को हराना चाहते थे। ये सच्चाई हकीकत है। आप उसके वोट काटना चाहते थे, जिस इलाके से ये लड़ता है, हंदवाड़ा कुपवाड़ा की बेल्ट से। ऐसे आदमी, मैं क्या कहूँ, अपना मुंह गंदा करने वाली बात है उसके बारे में बोलना। तो यही ट्रेजेडी है कि इस देश के आपके और हमारे और आम लोगों के टैक्स से जो खर्चा होता है इन मेंबर पार्लियामेंट्स पर, वो हम सब के टैक्स से जाता है, और उनकी हमदर्दी कहीं और होती है, इस देश में नहीं होती है। जिस देश ने एक आदमी जिसकी पंचायत का मेंबर बनने की औकात नहीं थी, उसको असेंबली और पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, और वो जो टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में, वहां से छोड़ा जाता है, फिर वो अटेंड करता है। मतलब क्या तमाशा है ये? मतलब ये तमाशा ही है डेमोक्रेसी का। मैं समझता हूं इस तरह का सिस्टम पर रोक लगनी चाहिए। जो एक टेरर फंडिंग में कई सालों से तिहाड़ जेल में, आप उसको जब सेशन होता है छोड़ दे, जब वोट डालना होता तब छोड़ देते हैं, फिर वो बंद बेल होती है, फिर अंदर जाता है। वो जेल के अंदर बैठकर उसको जिताया गया। किस तरह से वहां से यूथ जो है साउथ कश्मीर से गया कि जैसे कि वो बहुत बड़ा
कोई कश्मीर का भला करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को तो मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिसकी औकात नहीं है पंचायत का एक चुनाव लड़ने की, वो बैठा हुआ है संसद में। और ताज्जुब इस बात का है सर, ये टेररिस्ट को फंडिंग करता था। देश के संविधान में इसको कोई भरोसा नहीं है, और ये उसी संसद में संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेता है। तो कि क्या है, मतलब ये सच्ची में ये तमाशा ही है डेमोक्रेसी में। अमृतपाल को देख लीजिए, वो जो खालिस्तानी है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो भी सांसद बना हुआ है। तो इस तरह के लोग जब सर संसद में पहुंचेंगे तो फिर वहां पर करेंगे क्या? आपने कहा ना कि ये असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुका है, क्या भरोसा है इसका कल को वहां खड़े होकर पाकिस्तान के नारे फिर से लगा दे संसद में? वो ओवैसी देखिए, है, वो बोलता है ना जय फिलिस्तीन। यस बिल्कुल। इसीलिए मैं कई बार पहले भी कहा है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के अमृतपाल सिंह जैसे लोग, इंजीनियर रशीद जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, जो कसम तो भारत के संविधान की खाते हैं, लेकिन इस देश के आम आदमी के जो टैक्स पेयर्स मनी है उससे उनको, उनकी क्या क्या होता है, पाला जाता है उनको, और वो देश के कानून बनाते हैं। इस हाईएस्ट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है उसमें बैठते हैं और मेरी और आपकी मुकद्दर का फैसला करते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और सिर्फ एक लूप होल का फायदा उठाते हैं कि जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाए तब तक आप किसी को बार नहीं कर सकते। तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब मेरे खिलाफ 50 केस चल रहे हों, मैं अभी जब तक कन्विक्ट नहीं हूं तब तक, इसीलिए अतीक अहमद, अब ऐसे लोग एमपी बन गए, जिन 3 का मैंने नाम लिया, ऐसे लोग एमपी, ये आपके देश का मुकद्दर डिसाइड कर। तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या इस देश के लिए हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, और एक रेखा ड्रा होनी चाहिए कि जो आदमी इस तरह का कारकर्दगी करता है वो इस देश के हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं जा सकता, उस पर बार होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इन्होंने एक ही वो रखा हुआ कि जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाए। कन्विक्ट होने में आपको पता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, या तो आपकी जुडिशियल सिस्टम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फास्ट ट्रैक्ड हो, जैसे दुबई में होता है, जैसे सिंगापुर में होता है, 2-3 महीने में आपकी जजमेंट कन्विक्शन या वरी हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिस्टम है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। लेकिन यहाँ तो 30-30 40-40 साल तो कोई फैसला ही नहीं होता अदालतों में, तारीख पे तारीख चलती है। तो जब यहाँ अगर इस तरह का सिस्टम है कि 40 साल कन्विक्शन होने में या बरी होने में लग जाएगा, तो मैं जितना मर्जी गुंडा हूँ, जितना मर्जी एंटी नेशनल हूँ, 50-50 केस मेरे खिलाफ हों, मर्डर, रेप के, टेररिज्म के, लेकिन मैं आप लोगों का वोट लेके आपके देश की मुकद्दर डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो मुझे लगता है इस पे सीरियसली भारत के लोगों को सोचना चाहिए, जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको सोचना चाहिए, और जो हमारी हाईएस्ट जुडिशरी है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये रिफॉर्म्स लाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपके खिलाफ एक केस भी दर्ज है, एफआईआर भी दर्ज है, भले ही फैसला ना आया हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नियम आना चाहिए। लेकिन सर अगर ये नियम आ गया तो आप सोचिए कि कितने लोग जो इस वक्त संसद में बैठे हैं, कितने लोगों का पत्ता कट जाएगा। बिल्कुल कट क्योंकि यहाँ तो कहा जाता है ना कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसे कांड होते ही हैं, उसके पीछे एक और इसमें कोई पार्टी जो है दूध की धुली हुई नहीं, सब पार्टियों में लोग हैं। आप देख लीजिए लिस्ट, मेरे ख्याल सैकड़ों में जाएगा नंबर, सैकड़ों में। पार्लियामेंट का ही, असेंबलियों की तो बात ही नहीं, वो तो हजारों में जाएगा। जी लेकिन सर जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से आप ईरान के नाम पर फंड इकट्ठा नहीं कर सकते, इस स्कैम का पता लगा रही है। लेकिन क्या ये इंजीनियर रशीद संसद में खड़े होकर अपनी तनख्वाह ईरान को देने की बात कर सकता है? क्या सरकार ये अलाउ कर सकती है? नहीं, अलाउ नहीं कर सकती।
लेकिन पार्लियामेंट में बोलने पर कोई मनाही नहीं होती है, पार्लियामेंट में वो बोलेगा, उसमें आप किसी भी मेंबर को रोक नहीं सकते। हाँ, उस पे अगर आपको याद होगा उसने भी बोला था, जो रहूल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का MP, उसने भी ईरान के बारे में बोला था और कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज बोली थी भारत के बारे में। तो मुझे नहीं लगता ये बोलने में कोई टोक है। हाँ, अगर जो चेयर होता है, स्पीकर हैं या वाइस प्रेसिडेंट जो उसके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वो उसको अगर उनको लगता है कि इसको डिलीट करना, वो डिलीट करवा दें, रिकॉर्ड में नहीं जाने देते, लेकिन बोलने में मनाही नहीं। बोलने में मनाही नहीं, लेकिन सर जो टेररिस्ट की फंडिंग करता था, वो यहाँ पर बैठकर भी ईरान की फंडिंग करने के बारे में सोच रहा है, और ऐसी बात अगर वो संसद में कह रहा है तो आप सोचिए उसके इलाके के लोगों के बीच तो मैसेज चला गया ना, उसके चमचे जो भी है उनके बीच तो मैसेज चला गया कि भाई पैसा इकट्ठा ये उसी के लिए बोल रहा है, ताकि मेरे जो वोटर्स हैं वो खुश हो जाएं। बाकी उसके बोलने से कुछ होना तो है नहीं। उसकी कौन सी सैलरी और कितनी उसकी औकात है, उस सैलरी की जो ईरान में फर्क पड़ जाएगा, कितना लाख 1.5 लाख रुपया होगा, कितना होगा 2 लाख। तो लेकिन ट्रेजेडी ये है कि ये हमदर्दी अपने देशवासियों के लिए नहीं आई। आप देखिए यहाँ कारगिल वार हुई, कितने लोग मरे, आपने देखा पुलवामा हुआ, 40 CRP के लोग, उनके जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए तो ये सहानुभूति नहीं आई। कारगिल वार में कितने लोग मर गए, जो कश्मीर का ही हिस्सा है कारगिल। और आप देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ, 27 लोग, 26-27, उनके परिवारों के लिए तो नहीं आया। लोकल पुलिस के लोग लड़ते हुए मर जाते हैं, उनके लिए तो नहीं आया। जो आर्मी CAPF के लोग मरते हैं लोकल, चलो आपको बाकियों से नहीं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग मरते हैं उनके लिए तो नहीं आई हमदर्दी। अब ईरानियों के लिए आप रो पीट रहे हो, तो अपने देश के लिए नहीं। आप 71 वार में इतने लोग मर गए, उनके लिए तो नहीं आपने। अभी तो हाल ही में पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, 26/11 में इतने मेरे ख्याल 200-250 लोग बेचारे मुंबई में मारे गए, उनके लिए तो नहीं आए। तो अच्छा लगता अगर ये चीज उनके लिए भी की जाती। आप दूर क्यों जाना, आप अपने घर में देखिए, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से विस्थापित किया गया, उनके साथ क्या क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तो उनके विधवाओं के लिए जो टेंटों में रहते थे जम्मू की 45 डिग्री की टेम्परेचर में, उन आधे लोगों को तो सांप काट गया, बेचारे मर गए। और उधर ही सास ससुर रहते थे, उधर ही बहू बेटी भी रहती थी, उधर ही एक टेंट में। अब इमेजिन करें, जिनके अपने आर्चर्ड होते थे और इतनी कश्मीर में प्रॉपर्टीज ओन करते थे, तो बर्बाद हो गई कम्युनिटी। 7 लाख लोग वहां से विस्थापित हुए, उस वक्त तो कोई नहीं बोला। और उनकी मदद के लिए तो इंजीनियर रशीद भी नहीं आया, जो आज इस तरह की बातें करता है ईरान के लिए। या ये जो क्राउड फंडिंग कश्मीर में हो रही है, उस वक्त तो नहीं हुई। जो राना अयूब दूसरों को हमदर्दी दिखाती है, और वो जो एक और थर्ड रेटर है, क्या नाम है उसका, जुबैर, तो उनके लिए तो हमदर्दी नहीं आती। जी सर, जुबैर तो खुद आजकल पैसे मांगते फिर रहा है, सुना है कि कह रहा है मेरा फंड खत्म हो गया, मेरे लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाओ, जबकि घूम तो वो स्विट्जरलैंड रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। देश को बर्बाद करने के लिए पैसा चाहिए ना उसको। वो तो मैंने तो आज देखा नहीं कभी उसने देश के भले के लिए कभी काम किया हो। तो ऐसे आदमी की क्राउड फंडिंग कौन करता है? वही लोग करेंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं। और टाइटन तो कर दिया ना इनको, जो बाहर से पैसा आता था NGOs का, वो तो बंद हो गया। अब नेचुरली क्राउड फंडिंग मांगेंगे। लेकिन मैं तो अपील करूंगा लोगों को, ऐसे आदमी को जो देश के खिलाफ कार्रवाई काम करता है, उसने क्या भला किया। इवन मैं कहूँगा जो मुस्लिम्स हैं उनका क्या भला किया, एक चीज बता देना मुझे। वो बर्बादी ही करवाता है, लोगों को रेडिकलाइज ही करवाता है, देश के खिलाफ काम करता है। ऐसे आदमी को कोई क्राउड फंडिंग नहीं होनी चाहिए। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जब ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जिहादी डॉक्टरों वाला कांड हुआ था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस जितने भी मस्जिद हैं, दरगाह हैं, वहां जितने मदरसे हैं, वहां जाकर एक सर्वे तो कर ही रही थी ना कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है।
तो हो सकता है कि फंडिंग इनकी रुकी पड़ी है, तो इनको लगा क्यों ना खमैनी के नाम पर ही जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वही आपस में बांट लिया जाए टेरर एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। कर सकते, इसीलिए ज़रूरी है। मैंने कहा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, तो मुझे पूरा विश्वास है J&K पुलिस उनको इन्वॉल्व कर लेगी, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट होता है, हम अकेले काम नहीं करते हैं। और जहाँ भी हमें लगता है कि नेशनल एजेंसी की ज़रूरत है तो हम इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वी आर सिस्टर एजेंसीज, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मुझे विश्वास है J&K पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इसमें कॉल लेंगे, और जो इनकम टैक्स और NIA की इन्वॉल्वमेंट अगर उनको लगी तो उनको इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जांच एजेंसियां कलेक्टिव इकट्ठा होकर इसमें जरूर पड़ताल करेंगी, क्योंकि 600 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा किया गया है तो जा कहाँ रहा है? अगर वो ईरान तो पहुंच ही रहा है, क्योंकि ईरान जाएगा तो सरकार के थ्रू जाएगा, और सरकार तक तो वो पैसा पहुंचा नहीं, तो बीच में वो पैसा कहाँ गायब हो गया, कहाँ कहाँ उसकी बंदर बांट हो गई, और उसके जरिए क्या कोई टेरर फंडिंग की जा रही है? ये सारी चीजें हैं जो जांच में इनका खुलासा होगा। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अंजू जी, धन्यवाद।